बेबाक बात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्याम जाजू साहब। बहुत सारी बातें होंगी, मौजूदा दौर में जो सियासत चल रही है उसके ऊपर बात होगी और पार्टी में ये किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। जो यानी पर्सनल बातें हैं वो भी हम इनसे बात करेंगे, कुछ निजी सवाल भी होंगे। सर, आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? महाराष्ट्र से आपका ताल्लुक़ है और उत्तराखंड और दिल्ली के प्रभारी हैं आप, और दोनों ही स्टेट्स में अगर हम देखें बीजेपी को बड़ी कामयाबी आपने दिलाई। उत्तराखंड में हुकूमत बन गई और यहाँ पर एमसीडी में भारी बहुमत से यानी एकदम मेजॉरिटी के साथ जो है इंतखाबात जीते। लेकिन एक बवाना की सीट अगर हम दिल्ली की बात करें तो वो हार गई। तो ये थोड़ा सा इसका मलाल है कि भाई इतनी बड़ी जीत चल रही थी, ये भी सीट जीत जाते, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी एक होता है ना मन में मलाल। अभी में जो उत्तराखंड का चुनाव हुआ, दिल्ली का एमसीडी का चुनाव हुआ, थंपिंग मेजॉरिटी से हम दोनों जगह जीते जी। दिल्ली के तीनों निगमों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर आज है, सभी जोनों में हमारे चेयरमैन बने हैं, और उत्तराखंड में तो हमें अप्रत्याशित जीत मिली। 70 में 57 सीटें हमने जीती है। पूरे देश का रुख भारतीय जनता पार्टी की ओर है। एकाध इस प्रकार के बाई इलेक्शन से पूरे देश का समीकरण का आकलन नहीं हो सकता। जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली की जनता हमारे साथ है। दिल्ली में जिस प्रकार की आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है उससे लोग निराश है, हताश है। दिल्ली का विकास ठप हो चुका है। केवल बहानेबाजी से, आर्गुमेंट करने से या आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगाने से प्रदेश का विकास नहीं होता। दिल्ली की जनता समझदार जनता है, वो एक सशक्त और समर्थ विकल्प ढूंढ रही है। वो उनको भारतीय जनता पार्टी के रूप में मिला है। जनता हमारे साथ है। बिल्कुल। जैसे चूंकि बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत गणित लगाना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो ये पूरे की पूरी जो है तैयारियां किस तरीके से होती हैं, अगर आप कुछ बताना चाहें। चाहे वो हम दिल्ली एमसीडी के इंतखाबात की बात करें, चुनाव की बात करें, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, चूँकि थम मेजॉरिटी के साथ आप लोग वहाँ पर आए हैं तो बहुत सारा काम करना पड़ता होगा, बहुत सारे समीकरण बनाने पड़ते होंगे, बहुत सारी उधेड़ बुन जो है वो करनी पड़ती होगी। बेसिकली क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक केडर पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अपने देश में कई पार्टियां हैं जो व्यक्ति आधारित पार्टी है, सिंगल मैन पार्टी। मुलायम सिंह की पार्टी है, मायावती की पार्टी है, जयललिता की पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी है, लालू प्रसाद की पार्टी है। सिंगल मैन, उनका दूसरा आदमी का नाम आज कोई नहीं बता सकता। कई पार्टियां हैं जो एक परिवार की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार चलाता है, वो गांधी परिवार छोड़ के दूसरा कोई सोच नहीं सकता कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेगा। हमारी पार्टी केडर पार्टी है। ये मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना सकती है, अमित शाह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, और नेक्स्ट अध्यक्ष कौन होगा ये आज हम कोई नहीं बता सकते। ऐसे एक सामान्य जमीनी कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं की एक हमारे पास एक लंबी सूची है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, नेताओं के इमेज पर और हमारी कार्य पद्धति के आधार पर हम ये सब चुनाव जीतते हैं। और कार्यकर्ता को जिस पार्टी में प्रतिष्ठा है, ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। हम देख रहे हैं साहब, जो विजय रथ है पार्टी का वो बढ़ा ही जा रहा है हर एक स्टेट में। मतलब देखा जाए तो एक के बाद एक आप जीत हासिल कर रहे हैं। आपकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी का एक बड़ा लीडर होने के नाते और उस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते खुद को क्या महसूस होता है? हर रोज़ कैसी एनर्जी आपके अंदर, आपको लगता है कि एक नया उत्साह, नई एनर्जी हर रोज़ आती है? इस पार्टी का इतिहास ये बड़ा संघर्ष का इतिहास रहा है जी। हमारे पार्टी के पहले 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों का मर्डर हुआ इस देश में। बहुत संघर्ष करके ये पार्टी खड़ी हुई है। और जमीनी सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी ने तो आज तक किसी को उभरने तक नहीं दिया। आज जो कुछ एक गिने चुने राष्ट्रीय पार्टियों में जिसका समावेश होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे कहने में अभिमान है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का भाग्य इस पार्टी को मिला है। 11 करोड़ से ज्यादा मेंबरशिप हमारी हुई है। तो ऐसे पार्टी में ओहदा लेते समय निश्चित रूप से हमें अभिमान है। जीरो से, जमीन से उठकर ये पार्टी आई है। एक टाइम 84 में तो लोग हमारी मजाक उड़ाते थे कि हमारे 2 सांसद थे, पर आज पूरे देश में सबसे ज्यादा सांसद हमारे हैं। सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर हमारा राज है। 1387 हमारे विधायक है। 14 राज्यों में हमारी सरकार है और 4 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। डे बाय डे लोगों की हमसे उम्मीदें बढ़ रही है और हमें निश्चित विश्वास है कि हम उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल। लेकिन साहब ये थोड़े इल्ज़ाम लगते हैं कि बीजेपी जो है वो साम दाम दंड भेद अपनाकर वो किसी भी तरीके से उसको सत्ता हासिल करनी है। हालांकि जहां आप इंतखाबात जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, वहां पर ये बात नहीं है, लेकिन जहां पर नहीं जीतते, चाहे हम बिहार की बात कर लें, चाहे दूसरे स्टेट्स की बात कर लें, बहुत सारे स्टेट है, तमिलनाडु में भी ऐसे जोड़ तोड़ की बात चल रही है। और आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से कई सारे स्टेट्स की पूरी पार्टी आपकी पार्टी में शामिल हो गई। तो ये
जोड़ तोड़ की सियासत में जब लोग इतना आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर जोड़ तोड़ की जरूरत क्यों पड़ रही है? पूरे देश में अगर आप देखेंगे ये केवल एक आध दो प्रदेशों तक सीमित नहीं है। हाँ। हर प्रदेश में जो नए लोग आ रहे हैं अपनी पार्टियों से बिखरा होके, अविश्वास होके, असहमति होकर वो हमारी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, ये पूरे प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। लोग उसी पार्टी में प्रवेश करते जिस पार्टी का फ्यूचर ब्राइट होता है। बिल्कुल। आज देश में वन वे और देश मोदी जी ने अपनी देश की कमान अपने हाथ में लेने के बाद जातीयवाद, भ्रष्टाचार, भाषावाद, प्रांतवाद ये सब खत्म कर दिए और केवल विकास के एजेंडे पर इस पार्टी को लेके आए। आज अभी मणिपुर में भी आ रहे हैं, तमिलनाडु की स्थितियां अलग है, सभी जगह पे जहां हमारा कुछ भी वोट बैंक नहीं था, ऐसे साउथ के स्टेट है। पश्चिम बंगाल में हम 9% तक सीमित थे, आज हम वहां 31% तक पहुंच गए। तो लोगों को एक ही पार्टी दिखती है कि ये पार्टी देश का भविष्य बना सकती है। ऐसे पार्टी में लोग आते तो हम क्या मना करेंगे? गुजरात में भी लोग अपनी पार्टी छोड़कर हमारे पार्टी में आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये मास पार्टी है, हम किसको रोक नहीं सकते। आने वाले सबका हम स्वागत करते हैं और सबकी क्षमताओं का उपयोग करके देश के विकास के एजेंडे पर लगाना, सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का भी मंत्र है और अमित शाह जी का भी मंत्र है। चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी एक टिप्पणी की थी कि आजकल जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ जीतना है उनको और उसके लिए उनको किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे मतलब जो एक सिस्टम होता है उसको ताक पे रख देते हैं। तो वो इशारा माना जा रहा था कि जैसे गुजरात में हुआ, गुजरात में कुछ जो है वो विधायक तोड़ने की कोशिश की गई थी या टूटे भी थे, उसकी तरफ माना जा रहा है कि वो इशारा है। आज़ादी के बाद देश में 60 साल कांग्रेस ने वन वे राज किया जी। उन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए और कैसे सत्ता चलाई पूरा देश जानता है। विपक्ष को पहली बार इतनी थंपिंग मेजॉरिटी से, प्योर मेजॉरिटी से सत्ता मिली है। अटल जी के टाइम भी एनडीए की मिलीजुली सरकार थी। इस बार नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने मैंडेट दिया है और लोगों को एक लगा कि कोई तो भी विपक्ष की पार्टी भी देश में अच्छा काम कर सकती है, ऐसा माहौल है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे अच्छे जिन्होंने अपनी पूरी जीवन कांग्रेस में बिताया, ऐसे भी लोग आज अपनी पार्टी छोड़कर हमारे पार्टी में आ रहे हैं। ये हमारे पार्टी का बारे में उनका विश्वास जगा है, उनकी उम्मीदें बढ़ी है और ऐसे लोगों का तो स्वागत करना ही चाहिए। हाँ सर, स्वागत करना चाहिए, लेकिन जो वो उनकी विचारधारा होती है, जिस आइडियोलॉजी से वो आते हैं, फिर वो बीजेपी में आकर के उसकी अलग विचारधारा है, अलग आइडियोलॉजी है और अलग सोच पर वो काम करती हैं, तो वो विचारधाराओं का जो है वो कहीं ना कहीं टकराव नहीं होता या फिर कैसे उनको अपने में ढाल लेते हैं आप लोग? हमारे यहाँ आने के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, पर वो आने के बाद इस पार्टी की कार्य पद्धति से, विचारधारा से, इस ग्रुप में वो अपने आप ढल जाता है और वो हमारा हो जाता है। ये कार्यकर्ता केडर बेस्ड पार्टी की ये विशेषता होती है। फिर वो बाहर का और अंदर का नहीं रहता है और इस पार्टी से एसिमुलेट होकर, इस पार्टी की कार्य पद्धति से जुड़कर वो एक्टिव हो जाता है। और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता और नेता हमारे पास है जो आज तक हमारी पार्टी में नहीं थे, पर आने के बाद उनकी क्षमताओं का हम उपयोग कर रहे हैं। आज वो मंत्री बने हैं और हमारे एक अच्छे पदाधिकारी भी बने हैं। उनको महसूस होता है कि वो घर में ही है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं महसूस होता उनको, या आप लोग कुछ उनके लिए जो वातावरण वैसा तैयार करते हैं कि भाई उनको बाहर ही ना लगे कि वो घर में ही हैं अपने? कई लोगों को पछतावा होता है कि हम देर से आए। अच्छा। इतनी अच्छी पार्टी, इतनी देशभक्ति वाली पार्टी, इतने विकास के बारे में सोचने वाली, जमीन से जुड़ी पार्टी, हम तो दूर थे तो इस पार्टी के बारे में हमारी कुछ गलत फहमियां थी। हम अंदर आ गए तो हमें लगा अरे ये तो बहुत अच्छी पार्टी है, काम करने वाले लोगों की पार्टी है, काम करने वालों को यहाँ प्रतिष्ठा मिलती है, ऐसा। और उस पार्टी में जिस प्रकार का माहौल उन्होंने देखा है, वहाँ लोकतंत्र बोलने के लिए लोकतंत्र है। पार्टी के अंदर इस प्रकार का कोई भाव नहीं है। एक परिवार और एक आदमी के विम पर पार्टियां चलती है, हमारी पार्टी का माहौल अलग है। वो तो सब ठीक है, लेकिन साहब ये बताइए कि आरएसएस का कितना प्रभाव जो है पार्टी के ऊपर रहता है? क्योंकि हमने देखा भी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आरएसएस का जो एक कई दिनों तक वहाँ पर बैठक चली और उसमें केंद्रीय मंत्री भी पहुँचे और अमित शाह भी वहाँ पर पहुँचे, तो लोग ये कहते हैं कि पार्टी को, हुकूमत को चलाने के पीछे आरएसएस का बहुत बड़ा रोल रहता है। जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सवाल है जी, संघ की कार्य पद्धति और विचारधारा जो लोग जानते हैं उनको मालूम है, संघ इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है। कोई संघ का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, पर वनवासी क्षेत्र में संघ काम करता है, एजुकेशन क्षेत्र में काम करता है, शिक्षा क्षेत्र में काम करता है, झुग्गी झोपड़ियों में काम करता है। संघ काम नहीं करता ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है।
तो स्वाभाविक रूप से पॉलिटिकल क्षेत्र में भी अच्छी गतिविधि चलनी चाहिए, देशभक्तों को प्राधान्य मिलना चाहिए। इस एजेंडे पर संघ का समर्थन हमें मिलता है। संघ देश के बारे में सोचता है, संघ कभी एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता। पूरा देश का परिवर्तन, देश में देश की तरक्की, ये संघ का एजेंडा है। देश को एकात्म भाव से सब समाज को एकत्रित लेकर चलना, उस हिसाब से वो कुछ बातें कहते ही है। और केवल हमें भी कहते हैं। पार्टी पर कितना प्रभाव रहता है? आदेश आता है वहां से या फिर सुझाव आते हैं? हमें कोई बाहर की शक्ति आदेश नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी चलाने की ताकत हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे नेताओं में है। हमारी अपनी एक कार्य पद्धति है। इस 25 तारीख को हमारी राष्ट्रीय परिषद हो रही है। हर 3 महीने में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होती है, उसके बाद प्रदेश की होती है, उसके बाद जिले की और उसके बाद मंडल की। ऐसी पूरी संरचना हमारी लगी हुई है। जिन पार्टी का पॉलिटिकल सेटअप बहुत अच्छा है, ऐसे पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी की गणना होती है। अभी आपने कहा था कुछ देर पहले कि जो लोग भी आपकी पार्टी में आते हैं दूसरी पार्टियों से, उनको लगता है कि ये देशभक्त पार्टी है जिसमें हम आ गए हैं और थोड़ी गलती कर दी क्योंकि देर से आए हैं। तो ये देशभक्ति का जो पैमाना है ये क्या है साहब? क्योंकि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इसी देश के लिए काम कर रही है, किसी विदेशी मतलब जो है ताकत के लिए काम नहीं कर रही है, या किसी दूसरे देश के लिए वो काम नहीं कर रही है, इसी मुल्क के लिए काम कर रही है। तो वो कैसे गैर देशभक्त हो सकती हैं और कैसे बीजेपी ज़्यादा देशभक्त हो सकती है? ये मतलब थोड़ा सा लगता है, ये सवाल है। कई उदाहरण मैं आपको देता हूं। देश में अणु विस्फोट करने की क्षमता सबके लिए खुला था और करने का काम अटल बिहारी ने किया। सर्जिकल स्ट्राइक आजादी के बाद एक बार भी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके बताया। चाइना को, लेकिन आर्मी के रिकॉर्ड के मुताबिक कई बार उस तरह के जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई, मीडिया में नहीं आई। मैंने जो पढ़ा है कि आर्मी के चीफ ने कहा कि आज तक आजादी के बाद इस प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक हमने शत्रु के एरिया में जाकर वहां स्ट्राइक किया, ऐसा हमने कभी नहीं किया। बॉर्डर से तो करता रहता, बॉर्डर की सिक्योरिटी करना रूलिंग पार्टी का काम ही है। तो इस प्रकार का कांग्रेस ने दावा किया है, कई बार उसने कहा है कि कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन वो हमने कभी, कांग्रेस का ये कहना है कि उन्होंने कभी जो है उसको यानी पब्लिक डोमेन में या मीडिया में जानकारी में नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कभी इस प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। पर मेरा कहने का भाव यह है, आज विश्व में, केवल भारत में नहीं, विश्व में भारत की एक नई प्रतिमा प्रस्थापित करने का काम, नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। तो देश को किस प्रकार से आप प्रस्तुत करते हो, देश की 125 करोड़ जनता, ये हमारी लायबिलिटी नहीं, एसेट है। तो ओबामा को भी मिलते समय उतना ही कॉन्फिडेंस से मिलते हैं और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को मिलते समय भी उतने ही कॉन्फिडेंस से मिलते हैं। पूरे विश्व में जितने भारतीय हैं उनको ऐसा लग रहा है कि कोई तो भी दमखम का नेता आज देश में राज कर। मुझे लगता है कि ये बदला हुआ पैमाना है। लोग अलग नजर से इसको देख रहे हैं और इसलिए नजारे बदल गए हैं। विश्व की हमारे पास देखने की दृष्टि बदली है। हम एक नए ताकत से कोई बात कहते हैं। हमने योगा की बात कही, 1 मिनट में लोगों ने एप्रिशिएट की, प्रमोट की। ये सामान्य बात नहीं है। भारत को हम किस ढंग से रखते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा विचारधारा है, उस आधार पर हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी काम करने का तौर तरीका ऐसा है कि जिसको देख करके लोग मतलब ज़्यादा उत्साह भी उनके अंदर आता है और उनके अंदर ज़्यादा देशभक्ति बढ़ती है और देश का नाम विदेशों में भी और ज़्यादा पहले के मुकाबले हो रहा है। हमारी विचारधारा स्पष्ट है और जो सत्य है कि ये देश का विकास करना है तो कोई तो भी अमेरिका का कोई तो भी लाया हमने पैटर्न, या रशिया का लाया या जापान का, ऐसा नहीं चलेगा। इस देश का एक खंडप्राय देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अलग अलग भाषा है, अलग वेश है, यहाँ की समस्याएं अलग है। हमारी संस्कृति और विरासत को संजोए हुए यहाँ के लोगों की क्षमताओं को ध्यान में रखकर विकास हमें करना पड़ेगा। केवल किसी का तो भी बनाया हुआ मॉडल हम यहाँ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये भारत देश है। इस नजरिए से इसको देखकर इस बार हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने ये विचारधारा दी है, उनकी जन्मशती हम मना रहे हैं। तो पूरे उन्होंने जो अंत्योदय की कल्पना की थी कि गरीब आदमी, समाज का लास्ट आदमी का जब तक हम विकास नहीं करेंगे देश आगे नहीं जाएगा, वही कल्पना पर आज मोदी जी काम कर रहे हैं। और गरीब सामान्य आदमी को ऐसा लगता है कि हमारा विचार करने वाली, हम संवेदनशील पार्टी आज देश में काम कर रही है। तो माइनॉरिटी तबका है इस मुल्क का, वो थोड़ा सा खौफजदा है, थोड़ा सा डर है उसके अंदर। अलग अलग घटनाएं होती रही हैं, गौरक्षा के नाम पर, गौकशी के नाम पर, कई बार लव जिहाद के नाम पर। कांग्रेस के जमाने में जितने दंगा फसाद और इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था लचर पचर हो रही थी, इस कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कोई भी मुस्लिम की इस प्रकार की ये नहीं कि वो अनसिक्योर्ड महसूस कर रहा है। सबका साथ सबका विकास, उसमें मुस्लिम तबका का भी विकास होना चाहिए, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, उनका जीवनमान सुधरना चाहिए। ये हमारा एजेंडा है। हम उनको अलग नहीं समझते, हम उनको तुष्टीकरण नहीं करते और उन पर अन्याय भी नहीं करते।
थोड़ा सा ऐसा लगता है साहब कि जब से बीजेपी की हुकूमत आई है पिछले 3-3.5 साल से, तो जो माइनॉरिटी तबका है इस मुल्क का वो थोड़ा सा खौफजदा है, थोड़ा सा डर है उसके अंदर। अलग अलग घटनाएं होती रही हैं, गौरक्षा के नाम पर, गौकशी के नाम पर, कई बार लव जिहाद के नाम पर, कई बार दूसरी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, बहुत सारे मर्डर भी हुए हैं। ऐसा लगा कि माहौल ऐसा बन गया है और कुछ एक तत्व हैं जो पार्टी को या हुकूमत को बदनाम करना चाहते हैं। आपको भी ऐसा मतलब जो शिकायतें आती हैं और आप भी ऐसा महसूस करते हो, क्या है? अच्छी बात यह है जी कि मुस्लिम समुदाय ने भी इतने देर तो दूर से देख रहे थे। हाँ। 3 साल देश का राज सेंटर में देखा है और अलग अलग राज्यों में देखा है। आज तक के आप आंकड़े देखिए, कांग्रेस के जमाने में जितने दंगा फसाद और इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था लचर पचर हो रही थी, इस कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कोई भी मुस्लिम की इस प्रकार की ये नहीं कि वो अनसिक्योर्ड महसूस कर रहा है। कपोल कल्पित कोई अपनी इमेज के आधार पर कुछ आर्गुमेंट करे वो अलग बात है। मोदी जी ने इतना डेयरिंग कर इस प्रकार का स्टेटमेंट आज तक कांग्रेस ने भी नहीं दिया था कि गोरक्षा का इशू लेकर कोई अगर दादागिरी और कानून अपने हाथ में लेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहने की हिम्मत आज नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। और आज से अल्प माइनॉरिटीज के भी लोगों को यह लग रहा है कि देश का विकास जब होता है तो कोई एक समाज को दूर रखकर पूरा देश का विकास नहीं होता। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, यह हमारा मंत्र है। सबका साथ सबका विकास, उसमें मुस्लिम तबका का भी विकास होना चाहिए, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, उनका जीवनमान सुधरना चाहिए, यह हमारा एजेंडा है। हम उनको अलग नहीं समझते, हम उनको तुष्टीकरण नहीं करते और उन पर अन्याय भी नहीं करते। हाँ, लेकिन साहब अलग तो नहीं समझते, लेकिन सियासत में या पॉलिटिक्स में उनको हिस्सेदारी भी नहीं दी जाती। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, इलेक्शन हुआ, एक भी टिकट नहीं दिया गया, तो लोगों ने सवाल खड़े किए कि भाई जानबूझ करके टिकट नहीं दिया गया। एक इमेज बनाने की कोशिश थी और एक मैसेज देने की कोशिश थी कि हमें आपके वोट की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज भी माइनॉरिटी का हमारा वहाँ मंत्री है जी। केंद्र में भी हमारे माइनॉरिटी समाज को प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री है, कैबिनेट मंत्री भी है। अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के सियासत में हुआ था। जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव ये जीतने के लिए होता है, इसलिए वहां पैमाना वो लगाया जाता है। आज देश की स्थिति ऐसी है, दुर्दैव से कांग्रेस ने माइनॉरिटीज और ये बाकी समाज में ये एक रिप तैयार की थी कि ये माइनॉरिटीज के लिए ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी माइनॉरिटीज की शत्रु है, इसलिए वो समाज इतने दिन तक हमारे से दूर रहा। आज उस समाज को किसको प्रतिनिधित्व देकर हम जिताने की हमारी अगर क्षमता नहीं है और एक एक सीट अगर राजनीति में काउंट होती है तो जीतने वाले को टिकट दिया जाता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम उन पर अन्याय कर रहे हैं। बहुत से प्रदेशों में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे लोग जीत के आते हैं, माइनॉरिटी मोर्चा हमारा काम करता है और माइनॉरिटी का जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट का भी, वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। साहब, प्राइम मिनिस्टर ने गौरक्षकों के लिए जो फर्जी गौरक्षक है कई बार बयान दिया, बहुत डेयरिंग बयान था उनका, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा असर उनके बयान का नहीं हुआ। उसके बाद भी घटनाएं होती रही और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा हर स्टेट में, हर स्टेट गवर्नमेंट को, कि हर एक जिले में एक नोडल ऑफिसर कायम होगा या एक नोडल ऑफिसर रखा जाए। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर कह तो रहे हैं लेकिन उनकी बात का बहुत ज़्यादा ज़मीनी मतलब सतह पर या फिर वहाँ पर असर नहीं हो पा रहा है? प्रधानमंत्री जी अपने मुख से कुछ देश के लिए कोई बात कहते हैं, ये सामान्य बात नहीं है, बहुत सीरियस आइटम है जी। और पूरे देश में भी ऐसी घटनाएं मैं नकार नहीं रहा हूं, पर किसी घटना का हमने कभी समर्थन नहीं किया। हमारे कोई स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रकार की, जिन्होंने कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली होगी तो वहां पर अपना डंडा नहीं चलाया। कानून अपना काम करता है, कानून का सम्मान करने वाली हमारी पार्टी है। जहां तक कल कोर्ट ने जो आदेश दिया है हम इसका स्वागत करते हैं। इस प्रकार की एक भी घटना देश में नहीं होनी चाहिए, इस मत की हमारी पार्टी है। हम लोकतंत्र में काम करने वाली पार्टी है तो हम उसका समर्थन कर नहीं सकते। बिल्कुल। ये बताइए साहब, 2019 की बहुत सारी तैयारियां अभी से चल रही हैं और प्राइम मिनिस्टर ने तो ये भी कहा है कि जो 2019 का जो इलेक्शन है वो मोबाइल पर लड़ा जाएगा, यानी टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा आधारित वो होगा। तो किस तरीके से जो है अभी से प्लानिंग शुरू हो गई है, जो कि कई स्टेट्स में तब तक जो है, गुजरात में भी है और कई सारे स्टेट्स हैं, कर्नाटक है, जहां पर इलेक्शन होने हैं। तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बर्डन और ज़्यादा काम आप लोगों के ऊपर आने वाला है। हमारा सबसे ज़्यादा जोर जो रहेगा आने वाले चुनाव में, हमारा जो मैंडेट लेने के लिए जो एजेंडा रहेगा वो है केंद्र सरकार की उपलब्धियां। केंद्र सरकार ने और हमारे राज्य सरकारों ने इतना काम कर दिया है, फिर वो जनधन योजना होगी, मुद्रा बैंक की योजना होगी, प्रोविडेंट फंड की योजना होगी, जनता के लिए इंश्योरेंस की होगी, गरीब आदमी को झुग्गी झोपड़ी में उज्ज्वल समृद्ध योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर देने की योजना होगी, सेल्फ अटेस्ट करने का अधिकार जो हमने लोगों को दिया वो होगा। लोगों को हमने 4th क्लास के लिए इंटरव्यू बंद किए, यानी लोगों के अधिकारों के बारे में अलर्ट करके उन पर अन्याय ना हो इसकी चर्चा हमने की। बैंकों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग
उपयोग कर रहे हैं, हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, एक भी करप्शन का मामला 3 साल में आगे नहीं आया। ये देश के लिए कितनी बड़ी बात है। नोटबंदी जैसा निर्णय सरकार ने किया है, तो मुझे ऐसा लगता है महंगाई कंट्रोल की है, किसानों के बारे में कितनी स्कीमें लाई है, ये सब बातें ये हमारे आने वाले एजेंडा का हमारा मुख्य भाग रहेगा। निश्चित रूप से इसके आधार पर हमारा समर्थन बढ़ेगा। जीएसटी जैसा कानून लाने की हिम्मत हमने की और उसका हम क्रियान्वयन कर रहे हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक का लोगों में एप्रिसिएशन है, पूरे विश्व में नहीं तो पूरे देश में भी अलग अलग तबकों में ऐसा लग रहा है कि आज़ादी के बाद पहली बार 3 साल की कार्यकाल में कोई सरकार ने इस प्रकार का काम करके दिखाया है। श्याम जाजू जी, चूंकि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं आप, तो पार्टी में काम करने की आज़ादी कितनी है? चूंकि ये कहा जाता है कि पार्टी को पूरी तरीके से अमित शाह चला रहे हैं और बैक में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो भी पार्टी को चलाने में या संगठन के कामकाज को देखने में उनका भी बड़ा अहम रोल रहता है। तो कितनी आज़ादी रहती है? लोगों के मन में एक सवाल है जो मतलब जो है वो आम तौर पर नहीं पूछे जाते, लेकिन आज़ादी कितनी रहती है आपको काम करने की? हर 3 साल में जिस पार्टी के अंतर्गत चुनाव होते हैं, ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे सभी पदाधिकारियों को अपनी क्षमता अनुसार वर्क डिवीजन होता है, उनको काम अलॉट होता है। हर क्षेत्र में, अब 2 राज्यों का प्रभारी हूँ, इसके सब निर्णय हम लेते हैं। हमें कोई गुलामी नहीं है, हमारी आज़ादी है। हमें कोई दिक्कत रही तो हम सलाह लेने के लिए केंद्र में जाते हैं, उनकी सलाह लेना और उनकी सलाह से काम करना ये हमारा काम है। पर किसकी आज़ादी का ये माहौल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े खुलेपन का माहौल है। जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी जैसा संवेदनशील आदमी जब उनके नजदीक लोग संपर्क में आते हैं तो लोगों को ध्यान में आता है कि दूर से उनकी जो इमेज बनी है उसमें और रियलिटी में उनको वो जो प्रत्यक्ष है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और अमित शाह जी भी जमीन से जुड़े हुए, कई साल तक राजनीति करते हुए, अलग अलग ओहदों पर रहते हुए आज तक 22 चुनाव जिस आदमी ने जमीन से जुड़कर लड़े और पार्टी संगठन का पुराना युवा मोर्चा से लेकर गुजरात में प्रशासन का भी काम किया मंत्री रहते हुए और संगठन का भी काम किया और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस पार्टी की कार्यपद्धति वो जानते हैं। इस पार्टी में कोई भी गुलामी, इस प्रकार का कोई ह्यूमिलेशन, इस प्रकार का माहौल नहीं है। बड़ा खुला, पूरी आजादी है मतलब काम बिल्कुल करने की। बिल्कुल। ये बताइए साहब, चूंकि आरएसएस से आपका ताल्लुक रहा है और आरएसएस के ऊपर कई बार ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं कि वो मजहब के नाम पर, जाति पाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ने का काम करती है और ऐसे इल्ज़ाम कोई और नहीं, राहुल गांधी साफ तौर पर लगाते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से वो लगातार बयान दिए हैं उन्होंने। तो ऐसा क्यों है? मतलब ये टारगेट पे क्यों रहते हैं कांग्रेस के आरएसएस वाले? नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक जी, कांग्रेस को आज तक एक मालूम है कि उनको कोई अल्टरनेशन शक्ति, राष्ट्रवादी शक्ति कोई अगर आगे आ सकती है तो वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए 48 से लेकर आज तक कोई भी विषय हुआ तो वो आरएसएस पर थोपना, आरएसएस पर आरोप प्रत्यारोप करना, इस प्रकार की कांग्रेस की कार्यशैली रही है। पर अब देश की जनता समझदार हो गई है। बहुत से अच्छे कांग्रेस वाले भी ये समझते हैं कि नहीं, आरएसएस उस प्रकार की संस्था नहीं है, ये देश के लिए बहुत आवश्यक बातें सिखाने वाली, संस्कार देने वाली इस प्रकार का ये संगठन है और ये देश के लिए एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। तो आरएसएस की एक नई विचारधारा और उसका एप्रिसिएशन भी पूरे देश में बढ़ रहा है। केवल कांग्रेस पार्टी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई आरोप करती रहे, उसका जनता पर असर नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई अल्टरनेट नहीं है। कर्नाटक में गौरी लंकेश की जो हत्या हुई है, उसका कत्ल हुआ है, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में राहुल गांधी और सोनिया गांधी या फिर बहुत सारी ऐसी ताकतें, बहुत सारे ऐसे लोग वो बीजेपी और आरएसएस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए? अपने देश में कानून व्यवस्था ये राज्य सरकार के अधीन है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को किसने रोका है? अगर ये पत्रकार की हत्या में किसी का हाथ होगा तो उनको पनिशमेंट देने के लिए किसने रोका है क्या? आपके हाथ में कानून व्यवस्था मेंटेन करने का काम है, वो आप नहीं करोगे, वो आप पत्रकार की हत्या हो जाएगी और फिर दूसरों पर आरोप करोगे। दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करके विकास की राजनीति नहीं होती है। हाँ सर, ये बताइए कि बचपन से ही आपको बिल्कुल मतलब एक जहन में बैठ गया था पढ़ाई के वक्त ही कि आपको पॉलिटिकल लीडर ही बनना है, मतलब ऐसा क्यों? क्या, कहाँ से वो ताकत मिली, कहाँ से वो मतलब आइडिया आया कि भाई बचपन से ही? वरना लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं और दूसरे डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, लेकिन आपने पॉलिटिशियन बचपन से ही जहन में मतलब बैठ गई ये बात? मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। उसके बाद कॉलेज जीवन में, महाविद्यालयीन जीवन में मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का काम किया। मैं महाराष्ट्र का स्टेट सेक्रेटरी रहा। इमरजेंसी में मैं जेल में रहा इसी कार्यकाल के दौरान और उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। ये लोग, ये सही है कि किसको डॉक्टर बनना है, किसको इंजीनियर बनना है, किसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, उसके साथ साथ
अच्छे काम करने वाले, सामाजिक सोच रखने वाले लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति भी नहीं सुधर सकती। राजनीति ये केवल बदमाशों का खेल नहीं है, ये डर्टी पॉलिटिक्स नहीं है। इसमें अगर अच्छे लोग स्वाभाविक रूप से आए तो इसका भी स्तर बदल सकता है, ये हमारी पहले से धारणा रही है। और आज नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अमित शाह जी जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो नए नए लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अब ये क्षेत्र में हम जा सकते हैं। अच्छे लोगों की यहाँ कदर होती है और ऐसे निस्वार्थी लोगों को आगे बढ़ाने का काम भी राजनीति के माध्यम से हो सकता है, ये हमारी पार्टी ने सिद्ध किया है। हाँ, चूंकि इमरजेंसी के वक्त तो आप और आपके फादर, बाप बेटे दोनों ही जेल के अंदर थे, तो परिवार का, फैमिली का कितना सपोर्ट था? मतलब कि भाई वो कुछ नहीं चाहते थे वो कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ और बने बड़ा होकर के? देश में ऐसे बहुत परिवार है जिन्होंने इस पार्टी के लिए बहुत हाल उनके हुए, उनको भुगतना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। ऐसे परिवारों में से मेरा भी एक परिवार रहा कि पिताजी एक जेल में थे, मैं दूसरे जेल में था, हमारे घर की तलाशी होती थी, माताजी ने पूरा बिजनेस उस टाइम संभाला। ऐसे बहुत से परिवार हैं, उनके त्याग, तपस्या और बलिदान, समर्पण पर यह पार्टी खड़ी है। हमारी पार्टी के तीनों पहले राष्ट्रीय अध्यक्षों का मर्डर हुआ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर रघुवीर जी। तो इतना इस पार्टी ने झेला है और वही तपस्या के बलबूते आज ये पार्टी खड़ी है और लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये बताइए साहब कि श्याम जाजू जी जो हैं वो पॉलिटिक्स में अब किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, और क्या महत्वाकांक्षा जो होती है ना, एक पॉलिटिक्स में आने के बाद एक महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो महत्वाकांक्षा क्या है? हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जब जहाँ तक मोदी जी है, देश का फ्यूचर ब्राइट है, और देश का फ्यूचर ब्राइट है तो आम आदमी का फ्यूचर ब्राइट है। देश का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है और एक हमारी ये पार्टी है कि जो सामान्य जमीन से काम करने वाला, महाराष्ट्र के एक देहात में काम करने वाला कार्यकर्ता केंद्र में आके कार्यालय प्रभारी बनता है, राष्ट्रीय सेक्रेटरी बनता है और बाद में उसको उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है। तो ये इसी पार्टी में संभव है। जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को उनकी क्षमताओं को बढ़ाते बढ़ाते आगे लाना और उन पर दायित्व देना, ये हमारी पार्टी की कार्य पद्धति है। पार्टी जो भी सोचेगी हमारे बारे में वो हमें निश्चित मंजूर है और इसी पार्टी के साथ हम अपना जीवन बिताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात की बहुत अच्छा लगा। तो ये थे श्याम जाजू साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी में उन्हें काम करने की पूरी आज़ादी है। यहाँ पर खुले जहन के लोग हैं और हर तरीके से आगे बढ़ने की पूरी आज़ादी मिलती है। और जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत सबके विकास के लिए काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। किसी भी मजहब के मानने वालों को, किसी भी धर्म जाति के लोगों को डरने की कतई ज़रूरत नहीं है, चूँकि नरेंद्र मोदी सबके लिए काम करते हैं। बेबाक बात में बस इतना ही। आदाब।